पिछली वीडियो में आपने देखा था कि यूपी बीएड 2021 एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पार्ट ए जिसमें जीके जैसे क्वेश्चन थे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पार्ट बी जिसमें जीके जैसे क्वेश्चन आते हैं और उसके साथ में कुछ हिंदी के क्वेश्चन भी ऐड होते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के भी थे, मैंने उनको हटा दिया है। मैंने सिर्फ हिंदी और जो आपके क्वेश्चन जीके जैसे उनको इसमें शामिल किया है। अगर आपने पिछली वीडियो में देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और बिना किसी देरी के मैं चलता हूं अपनी पीडीएफ और लैपटॉप पर और वहां देखते हैं आज की वीडियो में कौन कौन से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर 2021 में आए हुए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप पर। हम आ गए अपने पीडीएफ पर। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 सॉल्व पेपर नंबर 2, यानी कि जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 पार्ट में पेपर आता है तो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक जीके जीएस, कुछ हिंदी के और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन ऐड होते हैं। मैंने इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्य का साप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? साप्तांग सिद्धांत का वर्णन किसने किया था? तो याद रखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था विष्णुगुप्त, जिसको कहा जाता था कौटिल्य चाणक्य, जिसने अर्थशास्त्र लिखा था। तो उसी ने ही साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ऐसा किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में बिहार में कौन सा स्थान है? निम्नलिखित में से बिहार में कौन सा स्थान है जो जैन और बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान माना जाता है? तो याद रखिएगा इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वैशाली, इसको माना जाता है जैन बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ स्थान। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 53 की। गुप्त राजाओं के बाद किस राजवंश के शासकों ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया था? तो ये था पल्लव वंश, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया था? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब, इसका सही आंसर है औरंगजेब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो याद रखिएगा जो गुलामों का गुलाम था उसी की पुत्री थी रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया था? तो याद रखिएगा अकबर के दरबार में एक व्यक्ति था, उसका नाम था हाजी इब्राहिम सरहिंदी। इसी ने अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 57। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी? याद रखिएगा कि दांडी मार्च में नमक आंदोलन था और नमक आंदोलन में सभी ने अवज्ञा आंदोलन था, जहां गांधी जी ने अंग्रेजों की आज्ञा की अवज्ञा करते हुए विनय के साथ, सविनय के साथ आंदोलन को जारी रखा और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 58। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय कार्यकाल में की गई थी? तो याद रखिएगा साइमन कमीशन भारत में आया था लॉर्ड इरविन के समय। लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन आया था भारत में 1927-1928 के आसपास की बात है। और जब ये लाहौर पहुंचा था, लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। यहीं पर ही लाला लाजपत राय पे बहुत सारे लाठियों का प्रहार किया गया था और उनका वहीं पर ही स्वर्गवास हो गया था। जिसके बाद भगत सिंह जी ने इस हत्या का बदला लिया था और सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं कि इसमें 7 के 7 अंग्रेज थे। ये बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य गया था लाहौर अधिवेशन में। यहीं पर ही जवाहरलाल नेहरू ने ये
बात रखी थी कि हमारा पूर्ण स्वराज पर ही बल रहेगा, जोर रहेगा, हम डोमिनेंट स्टेटस की मांग नहीं करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई थी? तो ये थी बंगाल। बंगाल राज्य में ही चुनावों के बाद मुस्लिम लीग ने भी पहली सरकार बनाई थी। यहीं पर ही मुस्लिम लीग चुनाव जीत पाया था, अदरवाइज हर जगह वो हार गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। किस दर्रे को भारत, चीन एवं म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो दीफू दर्रा है ये भारत, चीन, म्यांमार के बीच में एक त्रिकोणीय संगम का कार्य करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। काल बैसाखी अथवा नॉर्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में अक्सर आता है? तो याद रखिए ग्रीष्म काल में यह अक्सर आता है। क्वेश्चन नंबर 63। पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की ये सहायक नदी है। पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है गंगा राम बंदरगाह। एक बात और बता दूं, अगर पूछ ले आपसे विश्व का, ऐसी क्वेश्चन दिमाग में आ गया, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो भूलना मत, बैकाल झील है जो रसिया में है, सबसे गहरी झील। यहां पूछा गया सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो वो गंगाव राम बंदरगाह है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची, मिर्च, ये सब किस समूह की फसलें हैं? तो याद रखिएगा ये सारी बागवानी फसलें हैं। कौन सी है? बागवानी फसलें। अच्छा, इसमें एक बात और माननी पड़ेगी कि जब एक क्वेश्चन आता है तो लोग सोचते हैं नकदी फसलें हैं या खाद्य नकदी फसलें। देखिए यहां पर नकदी फसल वो होती है जिसका मोटिव होता है बेचना, जिसको हम बेचने के लिए ही उगाते हैं। और खाद्य फसल जिसको हम अपने निर्वाह के करते हैं, हम दाल नहीं सप्लाई करते, हम दाल नहीं निर्यात करते, हम दाल जो भी उगाते हैं हम सारी दाल खुद ही खाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इसका आंसर क्या है? बागवानी फसलें। क्वेश्चन नंबर 66। जारवा एवं सेतिलीज जनजातियां भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में संबंधित है? तो अंडमान निकोबार में, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें ये स्थित है। और अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चंद्र रेखा है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। और मैंने लास्ट में बताया था यहीं पर ही बैरन द्वीप भी है। क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? तो ये झांसी में है, उत्तर प्रदेश झांसी में है ये। क्वेश्चन नंबर 68। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 69। ओजोन परत, जो ओजोन लेयर है वो किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्ट्रोस्फीयर में, ये बात याद रखिएगा। बात करते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? ये तो पता ही होगा, जब आप मॉर्निंग में सुबह 5 बजे अगर आप पार्क जाते हो, घूमने जाते हो, या शाम के टाइम जब सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य उगने से पहले और सूर्य अस्त होने से पहले आपको जो दिखाई देता है आसमान में वो होता है शुक्र ग्रह, जिसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। ये बात याद है, और पृथ्वी की जुड़वा तो कही जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है, कब बन जाता है? जब विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 का सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है? तो याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में बंटवारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73। 108वां संविधान संशोधन किस में संबंधित है, किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा संसद एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से यह संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य एवं कार्यकाल का वर्णन है? महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है आर्टिकल 165 में।
अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये थे भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सलाह देने का काम कर रहे थे। वैसे BN राव जी को भी रखा गया था इस काम के लिए। क्वेश्चन नंबर 76, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में शामिल हुए थे? तो यह 42वां संविधान संशोधन था। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है और यह हुआ था 1976 में। यह बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, भारत में स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सा दूसरा स्तर है? तो जो पंचायत समिति है ये दूसरा स्तर है त्रिस्तरीय प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है? तो इसका सही आंसर है गुवाहाटी। क्या आंसर है? गुवाहाटी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता? तो याद रखिएगा, अगर लोग पैसा कम खर्च करना शुरू कर दे तो इससे मुद्रास्फीति नहीं उत्पन्न होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81, किसी कमेटी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके स्पॉन्सर बैंकों से मिलाने का सुझाव दिया था। तो एक कमेटी थी खुसरो कमेटी, इसने ये सुझाव दिया था कि ग्रामीण बैंकों को स्पॉन्सर बैंकों के साथ मिला दिया जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है जो आप डायरेक्ट टैक्स देते हो? तो आपको पता होगा इनकम टैक्स, आयकर जो आप डायरेक्ट देते हो। क्वेश्चन नंबर 83, किस समस्या से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी? तो जो शहरों में गरीबी बहुत बढ़ चुकी थी उस समय, उसको निपटाने के लिए इस योजना का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, कराधान एवं सरकारी खर्च से संबंधित है। कहा जाता है सरकार की आय और व्यय संबंधी नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, सरकार की आय और व्यय संबंधी नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। और राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? कराधान और सरकारी खर्च से। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह आता है गैर बैंकिंग वित्त के अंतर्गत आता है माइक्रो क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 86, आगे हिंदी क्वेश्चन, ये जीके के जीएस में हिंदी क्या करती है समझ नहीं आती है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86, उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा, आप उत धन हार, जब उत धन हार को आप मिलाएंगे तो बन जाएगा क्या? उधार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87, मृत्युंजय में समास कौन सा है? तो मृत्युंजय में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा कोई अन्य पद प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करो। देखते हैं भाई क्या है। तूफान आने का संदेह है, इसके मात्र दो कारण हो सकते हैं। मेरा घर में तुम्हारी स्वागत है, वाह क्या गलत लिखा है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, भाई ये एकदम सही है। माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, माता पिता के लिए हर चीज करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 89, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? अपने हाथ से दान करना, अपने हाथ पूजनीय होना, या अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। आप जो काम अपने आप करते हैं उसी को कहा जाता है अपना हाथ जगन्नाथ। तो इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 90, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 90, काली घटा का घमंड घटा, भाई बताइए तो है ही नहीं, इसमें यमक अलंकार होता है जब दो शब्द एक जैसे हो और उसके अर्थ अलग अलग हो। क्वेश्चन नंबर 92, रजनी ने पुस्तक पढ़ी है,
रजनी ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो यार रजनी ने पुस्तक पढ़ी है तो इसका मतलब यहां सीधा वर्तमान काल है। नेक्स्ट, माता जी ने रोहित को कुछ फल दिए। रेखांकित पद में विशेषण कौन से प्रकार का है? तो याद रखिएगा कि यहां कुछ फल दिए हैं, तो ये संख्या तो है क्योंकि फल किसी न किसी क्वांटिटी में होगा, लेकिन कुछ निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है क्योंकि हम नहीं जानते कि कुछ मतलब कितने फल दिए हैं, कितने किलो, कितने नंबर में, गिनती में नहीं पता, तो ये अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के जो बताइएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसमें मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए हैं आपने सारे क्वेश्चन को नोट डाउन किया होगा और आपको ये सारे क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे और ये आपके पेपर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे यूपी बीएड के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।